कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। चलिए बात करते हैं आज हम लोग यूपी टेट 2022 की ईवीएस की प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेके आए हैं। यूपी टेट 2022 23 जनवरी 2022 को आपके यूपी टेट की एग्ज़ाम्स होने वाली है। इनके लिए हम डेली आपके लिए क्लास लाते हैं। पहले हमने लेक्चर वीडियोस कवर करके रखे हैं, उसके बाद अब हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज हमारी ईवीएस की प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है। हमने ईवीएस के साथ साथ सीडीपी, मैथ्स, हिंदी सभी की प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेते आए हैं। तो आज हमारी ईवीएस की प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। अभी हम नॉर्मल क्वेश्चन को यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम ऐसे चुनिंदा क्वेश्चनों को डील करेंगे। लगभग 500 क्वेश्चनों के हम सीरीज़ बनाए हैं, जो आपको मेगा मैराथन क्लास में चलेगी, महा मैराथन क्लास में आपको मिल जाएगी, जो 100% पेपर के अकॉर्डिंग आएगी। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है। आपको मैं नोट्स लेने के लिए नंबर बता दूं, 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं सभी विषय की। अगर आप नोट्स लेते हैं तो आपको बुक्स का जो बर्डन होता है, बोझ होता है, वो कम हो जाएगी। उनमें आपको सभी शिक्षण विधियां मिल जाएगी, अधिगम अक्षमता मिल जाएगी, मैथ्स के क्वेश्चन, मैथ की बेहतर क्वेश्चन और लेक्चर वीडियोस मिल जाएगी, एनसीएफ वाली वीडियोस मिल जाएगी। साइंस और बायोलॉजी, साइंस और जो मैथ के जितने भी कॉम्बिनेशन वाले आते हैं सभी कुछ वहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु है हाथी, शेर, बाघ, मोर। हमने कहा कि हम नॉर्मल प्रश्नों को यहाँ पर डिटेल में कर रहे हैं, जो यहाँ पर आपके लिए बेहतर इजी हो। उसके बाद हम बेहतर क्वेश्चनों की ओर निकलेंगे, ठीक है। तो चलिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आपको सबको पता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसे हम टाइगर के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात हो, बंगाल टाइगर। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? बंगाल टाइगर की बात हो रही है, ठीक है। आप याद रखेंगे, बंगाल टाइगर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। जिसकी किस प्रजाति की बात करें, अगर प्रजाति के यहाँ पर बात करें, पैंथोरा। इसके अगर मनोवैज्ञानिक ने इसको किस नाम से दिया है? पैंथोरा टाइग्रिस है इसका वैज्ञानिक दृष्टि से इसका क्या नाम है? पैंथोरा टाइग्रिस है। परंतु भारत में पाई जाने वाली प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। भारत की राष्ट्रीय पशु है। अगर प्रजाति आपसे पूछ ले तो प्रजाति आप रखेंगे, साइंस ने ऐसे वैज्ञानिकों ने नाम रखा है, पैंथोरा टाइग्रिस नाम रखा है। अगर भारत की बात करें जाए, पैंथोरा टाइग्रिस को भारत में किस नाम से जानते हैं? तो रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। सागरीय खरपतवार जिसका महत्वपूर्ण स्रोत है क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, लोहा का, ये यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है। ये यूपी टेट 2016 में जो क्वेश्चन पूछा, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इसे याद रखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो आपके कहीं ना कहीं समझ से बाहर थोड़ी होती है, इसको लिए आपको यहाँ पर सवाल पूछा है। तो आपको यहाँ पर बताना है सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए इसका राइट आंसर आप बताइए, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होंगे? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आयोडीन। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1982, 1972, 1981, 1973। ये यूपी टेट का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में से एक है। हमने कहा कि हम पहले नॉर्मल क्वेश्चन को डील करेंगे जो प्रीवियस ईयर की एग्जाम्स में आए हैं और या फिर आने वाले हैं, उसके बाद हम बेहतर से बेहतर क्वेश्चनों को यहाँ पर डील करेंगे। ये भी 2016 एंड 2019 में पूछा गया था, 16 एंड 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपको यहाँ पर बताने हैं। तो जल्दी इसका राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाने हैं? इसका राइट आंसर जल्दी आप बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष शुरुआत की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर 1973 में इसका प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई है। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, तो प्रोजेक्ट टाइगर की अगर यहाँ पर बात करें तो यह टाइगर की संख्या को वृद्धि होने के लिए संरक्षण के रूप में किया गया था। भारत सरकार ने इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो चलिए
क्वेश्चन देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता पाई जाती है? प्रचुरता का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। दूध, आम, गाजर, अंडा, टमाटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का, सेब, दही, मांस, किस में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? क्या पाई जाती है? सब कौन सी चीज़ों में प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए यहाँ पर बात करें तो सबसे ज़्यादा अंडा में तो पाया जाता है, ठीक है, प्रचुर प्रोटीन अंडा में पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो सोयाबीन, चना और मक्का, इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। प्रोटीन किसको ज़रूरत होती है? प्रोटीन की कमी से व्यक्ति सूखा होने लगते हैं। सूखा रोग से बचने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जिसको सूखा रोग को हम क्या नाम जानते हैं? क्वाशोरियोरकर नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आप चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य की दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर, पृष्ठीय ताप पर। एक नक्षत्र का जो रंग निर्भर करता है उसकी किस चीज़ों पर निर्भर करता है, यहाँ पर आपको बताने हैं। चलिए राइट आंसर जल्दी बताइए। इसकी एक नक्षत्र का जो रंग निर्भर करता है इसकी पृष्ठीय ताप पर। किस पर निर्भर करता है? एक इसकी पृष्ठीय ताप पर। एक नक्षत्र रंग इसलिए उसकी पृष्ठीय ताप पर करता है। अगर हम बात करें नक्षत्र का रंग कैसा होता है तो इसका रंग नीला होता है। जैसे आसमान का जो आकाश, आप बात करेंगे आकाश के बारे में, आकाश का सबसे अत्यधिक रंग नीला हमें दिखाई प्रतीत होता है, इंगित करता है, जबकि पीला रंग सबसे कम इंगित करता है। इसीलिए जब नीला नीला करेगा तो उसका पृष्ठीय ताप जो ऐसा होता है उसी के आधार पर इसका नक्षत्र का कलर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन बात करेंगे। वनों के महत्व के कारण बताएं। ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस, ग्रीन सिल्वर। चलिए राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर वनों के महत्व का रंग पूछा है। वनों के महत्व का रंग अगर हम बात करें तो ग्रीन गोल्ड होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि ग्रीन गोल्ड को हरा सोना के नाम से जानते हैं। क्या बात करते हैं? हरा सोना के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप याद रखेंगे ग्रीन गोल्ड को हम हरा सोना के नाम से जानते हैं। हरा सोना कौन होती है? हमारे लिए वन होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर ग्रीन गोल्ड नहीं होता तो ग्रीन आइसलैंड, ग्रीन हाउस, ग्रीन सिल्वर, हम इसे मानते या इसे मानते, ये बिल्कुल भी गलत हो जाएंगे। ग्रीन गोल्ड से संबंधित है। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु, पक्षी। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए पृथ्वी का अपमार्जक जीवाणु किसे कहते हैं? जीवाणु या कवक होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्यों होगा इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पृथ्वी का जो अपमार्जक जीवाणु या कवक को कहा जाता है, इसलिए इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पृथ्वी पर जितने भी उपस्थित मृत जैविक पदार्थ है उन्हें खाकर पृथ्वी को पुनः पुनः उसको कंपोस्ट खाद के रूप में देते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? पृथ्वी का अपमार्जक कहते हैं। पृथ्वी में जितने भी मृत जैविक पदार्थ उसे वो खा लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इस टॉपिक से लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा यूपी टेट में। इसीलिए यहाँ पर आप ऐसे क्वेश्चनों को कवर करके रखेंगे। लेक्चर वीडियोस में हमने आपको ये बता दिया है। चलिए उत्तर भारत का कथक किसके लिए है? उत्तर भारत का एक शास्त्रीय लोक नृत्य, याद रखेंगे आप, एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। कहाँ का? उत्तर भारत का।
निम्न में से रबी फसल कौन सी है? चावल, चना, मूंगफली, कपास। यहाँ पर आपको बताने हैं रबी फसल कौन सी है। फसल कितने प्रकार के होते हैं? फसल 3 प्रकार के होते हैं। रबी, ठीक है, रबी, खरीफ, खरीफ और जायद, 3 फसल के फसल होते हैं। हमने तीनों गलत दिखा, ठीक है। रबी होती है, खरीफ होती है और जायद होती है। आप इसे नोट कर लेंगे। 3 प्रकार के फसल होते हैं। तो इनमें से रबी में कौन से फसल होंगे वो आपको यहाँ पर बताने हैं। अगर हम रबी की बात करें तो ये कौन से मौसम में होती है, इसकी बात करें पहले तो शीत ऋतु में ये होती है, ठीक है। शीत ऋतु में यह होती है। अक्टूबर नवंबर में यह बोई जाती है। अक्टूबर और नवंबर में ये बोई जाती है। और कटने की बात करें तो ये कटती है अक्टूबर नवंबर में बोने के बाद लास्ट जनवरी या फरवरी में इसे काट ली जाती है। तो इनमें से कौन कौन सी फसलें आती हैं? मुख्यतः गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू प्रमुख होते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमने जौ के बारे में बात की, तो चना के बारे में बात की, तो चना आपको ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो का कारण है जीवाणु, विषाणु, कवक या कीट? पोलियो का क्या कारण है आपको यहाँ पर बताने हैं। जीवाणु तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कवक यहाँ नहीं होगा, कीट भी हमारे शरीर में ऐसे कोई बात नहीं है। तो विषाणु होगा। क्या है? विषाणु से पोलियो एक विषैला जहर के रूप में विषाणु होता है, जो पोलियो का वायरस भोजन खाने पीने के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करता है और तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त कर देता है। इससे मांसपेशियों में अवरोध पैदा होती है, ठीक है। पोलियो इससे होते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून, 5 जून, 15 जून, 26 जून। कब ये क्वेश्चन यूपी टेट में नहीं पूछा होगा, आपको भी याद शायद नहीं होगा ये कब पूछा नहीं गया है। पर्यावरण के संबंध में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। पर्यावरण को प्रदूषण के प्रति जागरूक करने के लिए या फैलाने के लिए कब 5 जून को, ठीक है, कब 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? सर्वप्रथम अगर पर्यावरण की बैठक की हम बात करें, आपसे सवाल पूछे तो 1972 में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सबसे अधिक होता है? पीला, नीला, लाल, हरा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस रंग में होता है, ये बात आपको बताने हैं। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताते हैं। लाल। पौधों में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नहीं, यहाँ पर पौधों में जो सूर्य की प्रकाश से जो रोशनी मिलती है, ठीक है, उसमें सबसे अधिक लाल रंग के कारण पौधों में अधिक सबसे प्रकाश अधिक पड़ती है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। भिंडी में पाया जाता है फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सभी भिंडी में क्या पाए जाते हैं आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए राइट आंसर बताइए। अगर हम भिंडी की बात करेंगे, भिंडी को लेडी फिंगर भी कहते हैं, ठीक है, लेडी फिंगर के नाम से जानते हैं। लेडी फिंगर में फास्फोरस पाए जाते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी पाए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको 100% यूपी टेट में देखने के लिए मिलेगा, जो आपको कभी कभी क्या करते हैं बेसिक चीज़ें पूछ लेते हैं और आपको नहीं आता है। कभी बेसिक चीज़ें पूछते हैं, कभी कभी वो हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम दोनों लेवल को यहाँ पर कवर करेंगे। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है फलों में नींबू, अमरूद, आम, पपीता। भारत में सबसे ज़्यादा कौन से फल पाए जाते हैं, ये बात आपको यहाँ पर बताने हैं। यहाँ पर भारत की अगर बात करें तो मैंगो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मैंगो मैन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। कौन? मैंगो मैन, आम आदमी, ठीक है, आम आदमी से इसे याद रखेंगे, मैंगो मैन, ठीक है। भारत में मैंगो की सबसे ज़्यादा खेती होती है। अगर खेती सर्वाधिक फल मैंगो होते हैं। अगर इसकी हम बात करें
कि कौन से उत्तर भारत में होते हैं। ये बात हम आपको बता दिए, कौन से भारत में, उत्तर भारत में। उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा इसकी खेती होती है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा, अगर उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पर होती है ये भी हम आपको बता देते हैं। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसकी खेती होती है। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। चिपको आंदोलन की बात करें तो यहाँ पर सीधे सीधे यूके, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड हो जाए, ठीक है। यहाँ पर खंड की बात हो रही है। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ था। अगर बात करें तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगर चिपको आंदोलन के बारे में पूछा ईवीएस में तो ये भी पूछा जा सकता है। 1973 की ये शुरुआत हुई थी। अगर यहाँ पर बात करें तो इसके प्रवर्तक कौन थे, सुंदर लाल बहुगुणा, ठीक है। सुंदर लाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट। हालांकि चंडी प्रसाद भट्ट के बारे में बहुत कम एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन सुंदर लाल बहुगुणा के संबंध में बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में सुंदर लाल बहुगुणा के बारे में बहुत बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, समर्थक कौन थे। तो याद रखेंगे, वृक्ष काटने के विरोध में उन्होंने पेड़ पर चिपक गए थे, पेड़ से। चलिए, निम्नलिखित में से जैविक घटक है, पादप, मृदा, वायु, जल। कौन सा निम्नलिखित में से जैविक घटक है ये आपको बताने हैं। सिंपल सी बात है, जैविक घटक पादप में होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए, कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, यूरिया, पोटास, फॉस्फोर, कंपोस्ट। रासायनिक उर्वरक पूछा है, यानी कि केमिकल के बारे में पूछा है। जहाँ पर भी रासायनिक हो वहाँ पर क्या हो जाती है, केमिकल की बात आ जाती है, केमिकल। अगर हम बात करें इनमें से तो केमिकल किस में होती है, यूरिया में, जो फैक्ट्री में बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर याद रखेंगे, जो फैक्ट्री में बनते हैं वो केमिकल युक्त होते हैं, केमिकल युक्त होते, याद रखेंगे। तो फैक्ट्री में क्या क्या बनते हैं, यूरिया, पोटास, फॉस्फोर, ये तीनों केमिकल युक्त हैं, याद रखें, केमिकल इसमें मिला हुआ था। जो कंपोस्ट होते हैं बिना केमिकल के, बिना रासायनिक उर्वरक के, जो हम अपने घरों में बनाते हैं, वो होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों में लॉजिक से आप आराम से आंसर दे पाएंगे। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रता होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कितनी बार आपको हम पढ़ा चुके हैं, नोट्स में भी है, कितनी बार हमने बता के रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हमारे जो पर्यावरण में वो कितनी प्रतिशत पाई जाती है, ये बहुत बार सवालों में पूछा भी गया है। तो सबसे ज़्यादा 90 नहीं, सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन है, राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 20.95 यानी 21% की रेशियो में ये जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड है। हाइड्रोजन की बात करें तो 0.001% हाइड्रोजन है। लेकिन सबसे अधिक मात्रा किसकी है, हमारे नाइट्रोजन की है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के वृहद प्रदूषक है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। चलिए बात करते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर डाइक। अम्लीय वर्षा, जब वर्षा होती है तो इसका प्रदूषक जो कारण होता है, हो रहा है, वो सल्फर डाइऑक्साइड से हो रहा है। हमारे जो विश्व धरोहर है ताजमहल, ताजमहल में सल्फर अम्लीय वर्षा के कारण कहीं ना कहीं उसके गुंबदों पे दरारें आने लगी है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जिसको हम SO2 के नाम से जानते हैं।
चलिए, अगर इसकी अम्लीय वर्षा की पीएच मान बात करें, पीएच मान इसकी कितनी होगी ये भी बात करते हैं। 4 से 4.5 होती है, याद रखेंगे इसका, 4 से 4.5 होती है। अगर यहाँ पर बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड में क्या क्या पाए जाते हैं, तो आपको डिटेल वाली वीडियो हमने बना के रखा, वो आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। एनसीईटी का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पूछा है, एनसीटी का उद्देश्य क्या है? विद्यालय खोलना, विद्यालय में शिक्षा का स्तर बनाए रखना, शिक्षा में बोध को बढ़ावा देना, शिक्षा को अनुदान देना। चलिए, एनसीटी का फुल फॉर्म पूछा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। विद्यालय खोलना ये सरकार की भागीदारी है, ठीक है, सरकार की भागीदारी है, ये उसका नहीं है। विद्यालय में शोध को बढ़ावा देना यानी शोध करना, ये भी सरकार की भागीदारी है। ये विद्यालय को अनुदान देना, ये यूजीसी की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय में शिक्षा के स्तर को बनाए रखना, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का ये उद्देश्य है। आगे बढ़े। हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है 2 अक्टूबर, 1 जुलाई, 10 अगस्त, 1 सितंबर को। हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। चलिए बात करते हैं इसके लिए। 1 अगस्त को पूरे देश में वन संरक्षण के उद्देश्य से वन महोत्सव, 1 अगस्त नहीं, 1 जुलाई हमने ठीक लगा, 1 जुलाई को पूरे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाती है वन संरक्षण की खुशी में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। जल जनित रोग है अतिसार, छोटी मादा, रक्त लापता, मस्तिष्क ज्वर। जल जनित रोग है यानी पानी से होने वाले जो रोग है उसके बारे में यहाँ पर पूछा है आपसे। ये छोटी माता नहीं होगी, रक्तचाप रक्तपता नहीं होगी, ज्वर नहीं होगा, तो अतिसार होगा। जो जल में छोटे छोटे जीवाणु होते, विषाणु होते, उनके द्वारा जो रक्त में चले जाते हैं, ठीक है, उसे वायरस के रूप में होते हैं, उसे अतिसार कहते हैं। वायु प्रदूषण का कारण है कीटनाशक, सीवेज, धुआं, ध्वनि विस्तारक। वायु प्रदूषण का कारण क्या है ये आपको बताने हैं। सिंपल बात है, हवाओं में जो पोल्यूशन फैल रहा है उसके धुआं से हो रही है, ठीक है। सीवेज में ये जल प्रदूषण हो रहा, इसमें भी हो रहा है। इसमें ध्वनि में ये क्या कहते हैं, साउंड, ये वायु प्रदूषण का कारण तो नहीं है, लेकिन ध्वनि प्रदूषण अलग होता है। लेकिन वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक धुआं है, आपको पता है। हमेशा हर साल अक्टूबर नवंबर में दिल्ली के आसपास के एरियाज में सब दुनिया का सबसे ज़्यादा कोहरा रहता है, ठीक है। तो उसको वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं। धुआं में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि मिले होते हैं, इसीलिए इससे धुआं में वायु प्रदूषण का कारण बहुत बढ़ जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे कुनाइन नामक दवाई होती है? मनी प्लांट, सिंकोना प्लांट, यूकेलिप्टस, ओकोनाइट। चलिए बात करेंगे धीरे धीरे, इसका राइट आंसर बताएंगे। कुनाइन नामक दवा कैसे प्राप्त होती है यह आपको बताने हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले कुनाइन नामक दवाई किसके लिए बनी जाती है? ये मादा एनोफिलीज के मच्छर होते हैं, कौन से? मादा एनोफिलीज, ठीक है। मादा एनोफिलीज नामक जो मच्छर होते हैं उनके काटने से जो मलेरिया होती है, मलेरिया को बीमारी से बचाव करने के लिए कुनाइन की पौधों से सिनकोना पेड़ की प्लांट लगाया जाता है, उनके पौधों से, उनके पेड़ की छाल से हम बनाते हैं। ये सवाल आपसे बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। कुनाइन के पत्ते, कुनाइन के प्लांट की यहाँ पर हो रही है बात, और कुनाइन के नामक दवाई होती है जो मादा एनोफिलीज काटने से कौन सा बीमारी फैलती है?
मादा एनोफ्लिस मच्छर के काटने से मच्छर के जो रोग होते हैं वो फैलते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसके लिए भारत में सबसे पहले लगभग 16 साल तक परीक्षण किया गया था। कितने दिन तक? 16 साल तक इनका परीक्षण किया गया था। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। 71% पृथ्वी का जल ढका हुआ है, भूमि से, हवा से, जल से, कोयला से। 71% ढका हुआ है जल से। सोचने वाली बात है ही नहीं इसमें। ठीक है। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि, अम्लीय वर्षा। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पानी का संकट यानी जल का जो प्रमुख संकट है वो किसके कारण हो रही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नगरीकरण। नगरीकरण का मतलब होता है बढ़ती जनसंख्या, आबादी का बढ़ना, गांव, शहर, नगर का विकास होना। जितने लोग बढ़ेंगे उतनी ही जल की ज़रूरत होगी, और जितने लोग बढ़ेंगे उतने ही पॉल्यूशन होंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन ही पॉल्यूशन का, ठीक है, पॉपुलेशन ही पॉल्यूशन को जन्म देती है। तो नगरीकरण से जल संकट का प्रमुख कारण हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, जट्रोफा, गन्ना, आलू। ये सवाल आपको यूपी टेट में पूछा गया था, याद रखेंगे। इसको राइट आंसर आपको बताने हैं। यही सवाल आपको यूपी टेट में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो राइट आंसर है जट्रोफा। ठीक है, जट्रोफा क्या होती है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। ये उत्तर भारत में ही पाया जाता है, उत्तर अमेरिका में पाया जाता है, अफ्रीकी देशों में पाया जाता है, कैरिबियन देशों में भी पाए जाते हैं। इनमें से 25 से 30% बायोडीजल निकाला जा सकता है इनसे। ठीक है। राष्ट्रगीत के रचयिता थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन थे, आपको यहाँ पर बताने हैं। सिंपल सा लॉजिक है। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। क्या ये राष्ट्रीय गीत है? क्या ये राष्ट्रगान है? आपको राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में जो फ़र्क होते हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको बताने हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर हम बता दें, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी कब इसको गाया गया, कब बनाया था? 1900। इसकी जो लिखा कब गया था? 1905 में। ये भारत में स्वदेशी आंदोलन के तहत बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय लिखा था। ठीक है। चलिए इसको राष्ट्र की एकता की भावना के तहत लिखा गया था। आपको बताना है राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में डिफरेंस क्या है। ठीक है। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? पिलानी, जयपुर, आगरा, दिल्ली। कहाँ पर भारत में सबसे पहले बायोगैस का संयंत्र स्थापित किया गया था? आपको ये बात बताने हैं। सबसे पहले पिलानी में इसका स्थापित किया गया था बायोगैस का। चलिए राइट आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का आगे क्वेश्चन देखते हैं। डेसिबल निम्नलिखित में से किसकी मापने की इकाई है? गहराई की, ध्वनि की, तापमान की, वायु दाब की। कोई पूछने वाली सवाल है? बस कुछ सेकंड में इसका राइट आंसर दे पाएंगे हम लोग। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? डेसिबल का इस्तेमाल करते हैं। डेसिबल को क्या लिख सकते हैं? डीबी के नाम से हम इसका प्रयोग किया जा सकता है। मनुष्य के लिए साधारण रूप से कितने डेसिबल मनुष्य सुन सकता है? चलिए इसके बारे में आपको बता दें। 80 डेसिबल से अगर अधिक हो तो मनुष्य इसके सुनने के लिए हानिकारक हो जाते हैं। जो बहुत सारे बच्चे मोबाइल में हेडफोन ब्लूटूथ लगा के बहुत डीजे वाली साउंड में सुनते हैं, वो ध्वनि प्रदूषण की कैटेगरीज में आते हैं। डीजे बजाना, ज़्यादा लाउड स्पीकर इस्तेमाल करना, शहरों में गाड़ियों की भूप आवाज़ करना, तो वो सभी चीज़ें 80 डेसिबल से ऊपर होते हैं, जो ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क पर गहरा असर पड़ता है। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए ये थी आज की हमारी
मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन, आपको 25 इसका राइट आंसर बताने हैं। ये तो थी हमारी शुरुआत वाली क्लास है। उसके बाद हम जब 10 दिन एग्ज़ाम से पहले 10 दिन पहले हम आपके लिए मेगा मैराथन क्लास लाएंगे, जिसमें से चुनिंदा क्वेश्चनों को सेलेक्ट करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम्स में कवर करवा सके, आपको एग्ज़ाम से बेहतर करवा सके। चलिए, आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले लेने हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हमने इससे पहले CDP का कर दिया, आपको सभी का वीडियो का लिंक, मैथ, CDP, EVS, हिंदी, इंग्लिश, सभी टॉपिक के कवर करते जा रहे हैं। आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।